नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। लचित बोरफुकन की 402वीं जयंती के मौके पर असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लचित बोरफुकन असम के इतिहास में एक खास जगह रखते हैं। उनका जन्म 24 नवंबर सन 1622 को असम के चराईदेव में हुआ था। वे मामोई तामुली के नाम से प्रसिद्ध सुकुती के सबसे छोटे बेटे थे। राजा स्वर्गदेव के काल में अहोम साम्राज्य का राजकाज 5 उच्चाधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें 5 मंत्री कहा जाता था। बोरफुकन इनमें से ही एक थे। स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने लचित बोरफुकन को सेनापति नियुक्त किया। साथ ही असम से मुगलों को हटाने के लिए सेना बढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने सराय घाट के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया था। सरायघाट के युद्ध को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया था। यह एक नौसैनिक युद्ध था, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की विजय हुई थी, जबकि मुगल सेना के पास बड़ी नावें और अहोम सेना के पास छोटी नावें थीं। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह के द्वारा किया जा रहा था। वहीं अहोम सेना का नेतृत्व लचित बोरफुकन के द्वारा किया गया था। देखिए, मुगलों को ब्रह्मपुत्र घाटी की रणनीतिक महत्ता 17वीं शताब्दी के शुरुआत में समझ में आने लगी थी। तब से ही मुगलों और अहोमों के बीच तकरीबन 17 युद्ध हुए। माना जाता है कि यह आखिरी बड़ा अटेम्प्ट था जब मुगलों ने असम और उसके आसपास के एरिया में अपना शासन फैलाने का प्रयास किया था। हालांकि अहोम और मुगलों के बीच हुआ आखिरी युद्ध नहीं था। अहोम राजा स्वर्गदेव गदाधर सिंह के काल में इताखुली का युद्ध हुआ और मुगलों को असम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। असम में अहोम साम्राज्य की गाथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुई थी। इसके संस्थापक शान कुमार सुकाफा थे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 4 दिसंबर को एक ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने जा रही है। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन प्रोबा 3 भारत के रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 एक बेहद यूनिक मिशन है। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। ये सूर्य के कोरोना के बारे में अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट का पेयर अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सूर्यग्रहण क्रिएट करेगा, जिसके तहत स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक कंट्रोल्ड शैडो क्रिएट की जाएगी, जिससे सूर्य के कोरोना के उस वक्त के पिक्चर्स को एनालाइज किया जाएगा। इनमें एक सैटेलाइट में कोरोना ग्राफ, जिससे सूर्य को देखा जाएगा। दूसरे सैटेलाइट में अकल्टर होगा, जिससे सूर्य के आने वाले प्रकाश को ब्लॉक किया जाएगा। ये सैटेलाइट एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर उड़ान भरेंगे और हर दिन लगभग 6 घंटे उड़ान भरेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे 2 अलग अलग सैटेलाइट का यूज करके बहुत दूर स्थित निकायों से आने वाले वीक सिग्नल्स को भी हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक चमकीला तारा है, जो कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी के मुकाबले सूर्य तकरीबन 100 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा के बगैर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य और पूरे सौरमंडल पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हेलियोफिजिक्स कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्तियां प्रस्तावना को भी संशोधित करने की शक्तियां रखती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रस्तावना को अपनाए जाने की स्थिति संसद की संशोधन की शक्तियों को सीमित नहीं करती। देखिए, साल 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इतने बदलाव किए गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कुछ इस तरह के बदलाव किए गए कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से प्रतिस्थापित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया। गौरतलब है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इन विषयों में शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सभी न्यायालयों का गठन शामिल हैं।
इसके अलावा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल अधिकार संविधान में हमेशा से थे, लेकिन मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन की देन है। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो एक नीति निर्देशक तत्व में बदलाव और 3 नए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुअवसरों को सुरक्षित करना, वहीं 39A जिसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही गई। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में वर्कर्स को भाग के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। वहीं अनुच्छेद 48A में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वनों और वन्य जीव के संरक्षण की बात कही गई थी। ऐसे ही कई स्तर पर इस संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन का खामियाजा इंदिरा गांधी सरकार को 1977 के आम चुनावों में उठाना पड़ा। इन चुनावों ने दिखा दिया था कि भारत सही अर्थों में लोकतांत्रिक देश है और अंतिम सत्ता यहाँ के नागरिकों की स्याही वाली उंगली में मौजूद है। इन चुनावों में पहली बार भारत में एक और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी, जिसने संविधान को 1976 से पहले वाली स्थिति में लाने का वादा किया था, सरकार में आई और उसने 43वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए वापस से आंशिक तौर पर स्थिति को हासिल कर लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इटली की यात्रा पर हैं। वे इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के आउटरीच इवेंट में हिस्सा लेंगे। दरअसल इस इवेंट में भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है। इस मौके पर उन्होंने इटली के रोम में मेडिटेरियन डायलॉग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। साथ ही रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष पर चिंता व्यक्त की। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोग्रेस की लेकर के भी चर्चा की गई। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA शामिल हैं। ये एक शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर है जिसमें पूर्वी हिस्से की तरफ मसलन भारत, UAE और सऊदी अरब की प्रगति तेजी से हो रही है। इसके अलावा I2U2 की महत्ता को भी हाईलाइट किया गया है। आने वाले समय में I2U2 और तेजी से काम करेगा और I2U2 से मतलब इंडिया, इजराइल, UAE और USA से है। I2U2 समूह का विचार साल 2021 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान आया था। 14 जुलाई 2022 को इस समूह का पहला सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। चारों देशों ने 6 मुख्य क्षेत्रों मसलन वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में निवेश पर सहमति जाहिर की है। इससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जो कि रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है प्रोक्रास्टिनेशन। इसके लिए हिंदी शब्द है टालमटोल। हालांकि बहुत सटीक शब्द नहीं है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन एक स्थिति है, वहीं टालमटोल एक प्रोसेस है। प्रोक्रास्टिनेशन से मतलब है जरूरी कामों को टालना या देरी करना, भले ही हमें पता हो कि यह काम समय पर करना जरूरी है। इसका उदाहरण है स्टूडेंट्स का लास्ट मोमेंट पर अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना या एग्जाम के लिए 1 नाइट पहले रिवीजन प्लान करना। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम किसी काम को लेकर उलझन में होते हैं, बोरियत महसूस करते हैं या समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरू करें। ऐसे में हम जरूरी कामों को छोड़कर आसान या मजेदार चीजों में लग जाते हैं, जैसे टीवी देखना या फोन चलाना। यहाँ पर एक बात और क्लियरली समझिए कि प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस यानी आलस्य में फर्क होता है। लेजी लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते, वहीं प्रोक्रास्टिनेशन की आदत वाले लोग काम करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। प्रोक्रास्टिनेशन से तनाव, काम में देरी और वीक परफॉर्मेंस हो जाती है। कई बार यह सफलता का डर, प्रेरणा की कमी या समय प्रबंधन न आने के कारण भी होता है। इससे बचने के लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, समय सीमा तय करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना और हर काम पूरा करने पर खुद को छोटा सा गिफ्ट दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि यह गिफ्ट मॉनेटरी वैल्यू रखता हो। आप खुद को एक पूरा दिन फ्री रख सकते हैं, सुबह देर तक सो सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या आप भी प्रोक्रास्टिनेशन को फेस कर रहे हैं? पहला प्रश्न है, सराई घाट का युद्ध प्रसिद्ध है। मुगल और अफगानों के बीच, मुगल और मराठों के बीच, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, मुगल और सिख समुदाय के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर? अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, अनुच्छेद 43B को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 या फिर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश 104वां पूर्ण सदस्य बना है? आर्मेनिया, फ्रांस, पैराग्वे या फिर मॉरिशस? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी आर्मेनिया।
आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2015 में भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर घोषित किया था। 2015 में संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। उनकी 125वीं जयंती के मौके पर संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका को देखते हुए संविधान दिवस की घोषणा की गई थी। देखिए, 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों ही दिन भारतीय संविधान के लिए बहुत खास हैं, लेकिन दोनों की ही अलग अलग महत्ता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को वो दिन है जिस दिन इसे लागू किया गया था। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता के बाद भी अहम रहा और इस दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक तौर पर मानते हैं। संविधान के जरिए किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध और लोगों के सरकार के साथ संबंध तय होते हैं। संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है। संविधान बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा क्या है, ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। संविधान एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देश हों, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश का संविधान जरूरी है। भारत के पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय के द्वारा दिया गया था। 1938 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत का संविधान एक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस तरह ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन की योजना पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान के दर्शन का लबोलुआब था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का वक्त लगा। केंद्र सरकार ने NMNF यानी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय के तहत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका बजट 2481 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना के तहत देश भर में मिशन मोड में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती से मतलब है केमिकल फ्री फार्मिंग यानी रसायन मुक्त खेती। इसमें केवल पशुओं और पौधों से हासिल संसाधनों को ही खेती में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोकल नॉलेज, स्थान विशेष के मुताबिक तकनीक और एग्रो इकोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इस तरह की खेती से सभी के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन मुहैया कराया जा सकेगा। साथ ही किसानों के लिए निवेश में आने वाली लागत भी कम होगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी क्योंकि केमिकल वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा। केंद्र सरकार का मकसद है कि तकरीबन 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाया जा सके। साथ ही तकरीबन 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को नेचुरल फार्मिंग के तहत लाए जाने की बात कही जा रही है। वर्तमान सरकार ने अपने सेकंड टर्म में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP लॉन्च किया था। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग BPKP को ही अपस्केल करके रीनेम किया गया है।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आयकर विभाग के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पैन कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसे पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर में बदला जाएगा। पैन 2.0 एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसके जरिए करदाताओं को तकनीक का इस्तेमाल करके बेहतर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके जरिए वर्तमान के पैन को अपग्रेड करने के साथ ही वैलिडेशन यानी सत्यापन भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बन जाएगा। साथ ही पैन कार्ड के एप्लीकेशन और अपडेट्स का काम तेजी से और कम टाइम में हो सकेगा। अब एक सवाल उठ सकता है कि वर्तमान में जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उनके कार्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे? तो नहीं, वर्तमान पैन कार्ड धारकों को बिना किसी फीस के अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कराना होगा। अप्लाई करने की पूरे प्रोसेस को डिजिटल किया जाएगा। किसी भी तरह के पेपर वर्क को खत्म किया जाएगा। साथ ही करदाताओं की सूचना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिए एक पैन डेटा वर्ल्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि पैन 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सारे लेन देन आयकर विभाग में इसी नंबर में लिंक होते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स जैसे लेन देन शामिल होते हैं। एक बार पैन नंबर अलॉट होने के बाद ये हमेशा सेम रहता है। भारत में द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे द्वारा किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 25 से 30 नवंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसकी थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल रखी गई है, जो कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के साथ अलाइन करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वैश्विक स्तर पर सहकारी आंदोलन के लिए प्रीमियर बॉडी है। इसके 130 सालों के इतिहास में पहली बार ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट बताया। दरअसल भूटान में भारत की मदद से 2500 स्क्वायर किलोमीटर में एक जीरो कार्बन सिटी विकसित की जा रही है। इस शहर को ज्ञान, तकनीक और वित्त के केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसे सहकारिता का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें भूटान के हर नागरिक की भागीदारी है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल भर है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। साथ ही भारत सरकार का प्रयास है कि कोऑपरेटिव्स मल्टीपर्पस बनाया जाए। इसी मकसद से सरकार ने कोऑपरेटिव्स के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है। भारत का मानना है कि ग्लोबल साउथ के देशों को जिस तरह की ग्रोथ की जरूरत है, उसमें कोऑपरेटिव्स बहुत मददगार साबित हो सकती है। कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारी। सरल शब्दों में कहें तो साथ मिलकर काम करना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था वन फॉर ईच एंड ईच फॉर वन की तरह काम करती है। सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत्त संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समूह अपनी इच्छा से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोकतांत्रिक ढंग से शासित किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दी गई परिभाषा के मुताबिक सहकारी संस्थाएं लोगों पर केंद्रित, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और उनकी साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं। आपको बता दें कि हिमालय में बसा भूटान एक छोटा सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस देश ने अपनी सीमाएं बाहरी व्यक्तियों के लिए 1970 में खोली थी। 2008 में यह देश संसदीय लोकतंत्र बना। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से सीमा साझा करता है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। गैस लाइटिंग किसी को मैनिपुलेट करने का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन इस हद तक होता है कि ये किसी व्यक्ति के लिए इमोशनल अब्यूज साबित होता है। इससे व्यक्ति इस हद तक प्रभावित होता है कि वो खुद को पूरी तरह से गलत समझने लगता है और उसके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। इससे व्यक्ति अवसाद में भी चला जाता है। उदाहरण की बात करें तो आजकल हर रिश्ते में लोग सामने वाले को बराबरी का दर्जा देने के बजाय उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग सामने वाले की चॉइसेस तक को गलत ठहरा देते हैं और चाहते हैं कि वो वही पसंद करें जो वो चाहते हैं। ये लोग आमतौर पर आपके बेहद नजदीकी रिश्ते में होते हैं, इसीलिए लोग भरोसा भी करते हैं। इसमें लोग सामने वाले की हर बात को नकारते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। इससे व्यक्ति अपने ऊपर बहुत डाउट करने लगता है और वो मान लेता है कि वे मानसिक तौर पर कमजोर हैं। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि जिस व्यक्ति के साथ गैस लाइटिंग होती है उसको ये गलत नहीं लगता।
एक बात और समझिए, आपको समझाने बुझाने वाला हर व्यक्ति आपको गैसलाइट नहीं कर रहा होता। मैनिपुलेशन के केवल उस तरीके को गैसलाइटिंग के तहत रखा जाता है जिसमें साजिशन ऐसा किया जा रहा हो। इस शब्द के ओरिजिन की बात करें तो 1944 में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आई थी, नाम था गैसलाइट। फिल्म की कहानी में ग्रेगरी और पॉला एक कपल हैं। ग्रेगरी की कोशिश पॉला को मेंटली इल साबित करने की है ताकि वो पत्नी की ज्वेलरी पर कब्जा कर सके। वो इसके लिए कई हथकंडे अपनाता है। एक बार वो पॉला के पर्स से ज्वेलरी चुरा लेता है और उसके मन में ये शक बिठाने की कोशिश करता है कि उसने ज्वेलरी पर्स में रखी ही नहीं थी। ऐसी ही कई घटनाओं के जरिए वो खुद को सही और पॉला को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए ताकि वो पॉला को यकीन दिला सके कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये एक तरह का नेगेटिव मैनिपुलेशन होता है जो कि किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जानकार बताते हैं कि डिक्शनरी में ये शब्द इसी मूवी के जरिए आया था। आप बताइए, क्या आपने अपने आसपास कभी गैसलाइटिंग होते देखी है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, भारत के सहयोग से एक जीरो कार्बन सिटी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को किस देश में तैयार किया जा रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। सराय घाट का युद्ध प्रसिद्ध है मुगल और अफगानों के बीच, मुगल और मराठों के बीच, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, मुगल और सिख समुदाय के बीच। सही जवाब है मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच, यानी विकल्प सी। और अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली आधुनिक और आदर्श गौशाला कहां स्थापित की गई है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर? सही जवाब है ग्वालियर, यानी विकल्प ए। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक लैंडमार्क बिल पेश किया गया है। दरअसल ये बिल पारित होने के बाद दुनिया का पहला कानून बनेगा जो 16 या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज करने पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये बिल पारित कर दिया गया है। अब ये बिल सीनेट के पास है और वहां से पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस तरह का कानून लाने वाला पहला देश बन जाएगा। सीनेट से बिल पारित होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल के कानून बनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास 1 साल का वक्त होगा कि वे कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सके जिससे उम्र वाले प्रतिबंध लागू किए जा सके। हर बिल की तरह इस बिल की भी आलोचना की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि यह बिल बच्चों को आइसोलेट कर देगा, साथ ही बच्चे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव से वंचित हो जाएंगे। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि जब बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो वे डार्क वेब की तरफ भी जा सकते हैं। दरअसल डार्क वेब में इंटरनेट पर की जाने वाली गतिविधियों को बेहद प्राइवेट और अज्ञात रखा जाता है, तो इसका यूज उन सारी एक्टिविटीज के लिए किया जाता है जिन्हें पब्लिक आइज से दूर रखना होता है, फिर चाहे ये एक्टिविटीज लीगल हों या फिर इलीगल हों। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक सोशल मीडिया बच्चों को सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे रियल फ्रेंड्स और रियल एक्सपीरियंस से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही यंग जनरेशन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस कानून के जरिए पेरेंट्स की भी मदद करने की कोशिश हो रही है। बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद गैर जरूरी कंटेंट से दूर रखना आज के दौर में पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत में सोशल मीडिया यूज करने के लिए कोई मिनिमम एज तय करने वाला कानून तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सरकार से सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज तय करने की बात कही थी। साथ ही सरकार द्वारा सोशल मीडिया और OTT के लिए लाए गए नियमों में वीडियोस को 5 एज कैटेगरी में बांटने की भी बात कही गई है। देखिए, OTT शब्द से आप लगभग हर रोज रूबरू होते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ये ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर इंटरनेट के माध्यम से फिल्में, वेब सीरीज और अन्य वीडियो कंटेंट सीधे सीधे देखा जा सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार।
मिडिल ईस्ट में चल रहे विवाद में एक नया मोड़ देखने को मिला है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को लेकर एक समझौता किया गया। इस समझौते को कराने में मध्यस्थ की भूमिका यूएसए और फ्रांस ने निभाई है। इस समझौते से इजराइल और लेबनान की सीमा पर चल रहे विवाद को रोकने में मदद मिलेगी, जिसमें अभी तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। समझौते के मुताबिक इजराइल 60 दिनों के भीतर अपनी सेना को वापस बुलाएगा और लेबनान इजराइल से लगी सीमा पर कंट्रोल लेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हिजबुल्लाह यहां पर अपनी अवसंरचना तैयार न कर सके। देखिए, सितंबर में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को मार दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। इस समझौते पर ईरान का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मामले में ईरान इसलिए अहम है क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बताया जाता है। ईरान इजराइल के साथ सीधे लड़ाई न लड़कर प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में है ईरान और हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। लेबनान अपनी जमीनी सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, इजराइल और सीरिया। भूमध्य सागर इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं साइप्रस के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर या जलीय सीमा साझा करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का साल 2024 के लिए द हेग अवार्ड इंडियन केमिकल काउंसिल को दिया गया है। यह अवार्ड द हेग में आयोजित OPCW के 29वें सेशन में दिया गया। इस मौके पर वैश्विक केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। साथ ही ये पहला मौका है जब इस अवार्ड के जरिए किसी केमिकल इंडस्ट्री बॉडी के प्रयासों को सराहा गया है। देखिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 में लागू हुई थी। वर्तमान में 193 देश इसमें पक्षकार हैं। OPCW का सचिवालय द हेग में है और ये इस संधि को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। इसका मकसद दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत में NACWC यानी नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इस संधि को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 के जरिए किया गया था। साल 2013 में OPCW को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के अपने प्रयासों के चलते नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। इस उपलब्धि की लेगेसी को सहेजने के लिए OPCW ने 2014 में द हेग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग से OPCW द हेग अवार्ड की स्थापना की। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जो केमिकल वेपन कन्वेंशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ICC भारतीय रासायनिक उद्योग के 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करती है। इसने रासायनिक सुरक्षा को बढ़ाने और देश में केमिकल वेपन कन्वेंशन के अनुपालन में अहम भूमिका निभाई है। NCCR यानी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने 1990 से 2018 के पीरियड के लिए एक स्टडी जारी की। इसमें कर्नाटक के 3 जिलों की तटरेखा के अपरदन के बारे में बताया गया है। स्टडी के मुताबिक कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले की लगभग 50% तटरेखा अपर्दित यानी इरोड है। इसके बाद उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिले की तटरेखा अपर्दित हुई है। इस रिपोर्ट का जिक्र पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की 50% तटरेखा स्टेबल कंडीशन में है और 24% तटरेखा अपर्दित हो रही है। ऐसे ही भारत की 33.6% तटरेखा अपर्दित हो रही है। वहीं 39.6% तटरेखा स्टेबल है। स्टडी में माना गया है कि तटरेखा के अपर्दन के लिए समुद्र का बढ़ता जलस्तर जिम्मेदार है। देखिए, तटरेखा के इरोजन से मतलब होता है कि समुद्री लहरें अपने साथ चट्टानों, मिट्टी या रेत को समुद्र में बहा ले जाती हैं। वैसे तो इस घटना के लिए कई प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के चलते समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके चलते तटरेखा कम होती जा रही है और कम होती तटरेखा के कई नुकसान हैं। जैसे जो समुदाय तटीय आजीविका पर निर्भर हैं, जैसे मत्स्यन, उन पर भी असर होगा। इसके अलावा तटरेखा के सिमटने से सर्फिंग, बोटिंग जैसी गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि NCCR केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत अटैच्ड एक ऑफिस है। यह तटरेखा में हो रहे बदलावों को मॉनिटर करता है। आइए जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक होल।
ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। इसे आप अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र समझ सकते हैं जो किसी भी तरह के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी बाहर नहीं निकलने देता। इसकी वजह होती है अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र। इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वीय प्रभाव से बच नहीं सकती। ब्लैक होल तब बनता है जब किसी बहुत बड़े तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये खुद के ही भार से सिकुड़कर एक बहुत छोटे और डेंस बिंदु में बदल जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसके चारों ओर की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली जिसमें इसके चारों ओर गैस और धूल की चमकती हुई अंगूठी जैसी संरचना दिखाई दी। कुछ सिद्धांत ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल वर्म होल यानी ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जाने का रास्ता हो सकते हैं, लेकिन ये अभी कल्पना मात्र है। ब्लैक होल हमारे लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर स्थित हैं और केवल उन्हीं चीजों को प्रभावित करते हैं जो इनके बेहद पास पहुंचती हैं। ये ब्रह्मांड के ऑरिजिन, समय और स्थान के नियमों को समझने में हमारी मदद करते हैं। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सौर्य के द्रव्यमान की एक लिमिट दी थी जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक 1.44 सौर्य के द्रव्यमान से ऊपर वाले तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। पहला सवाल है, अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग, नेस्कॉम, इसरो या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश या क्षेत्र लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? इजराइल, सीरिया, भूमध्य सागर? सही विकल्प का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, इनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू नहीं बल्कि अपनाया गया था। अगला प्रश्न था, भारत के सहयोग से एक जीरो कार्बन सिटी गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी को किस देश में तैयार किया जा रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? सही जवाब है भूटान यानी विकल्प बी। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyIQ.com पर मुझे मेल कर दीजिए। अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया। दुनिया में जनसंख्या के मामले में ये देश 6वें नंबर पर आता है। वहीं जन्म दर के मामले में भी दुनिया के सबसे ज्यादा बर्थ रेट वाले देशों में से एक है। इस देश में महिलाओं पर मां बनने का सामाजिक दबाव है। जो महिलाएं किसी भी वजह से मां नहीं बन पाती वे समाज में अपमान का सामना करती हैं। समाज से अपमानित ये महिलाएं मां बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इन महिलाओं के इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाते हुए नाइजीरिया में एक प्रेगनेंसी स्कैम सामने आया है। इस स्कैम में कुछ लोग डॉक्टर और नर्स बनकर महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। ये लोग केवल नकली डॉक्टर या नर्स नहीं बनते बल्कि नकली क्लिनिक भी चलाते हैं। इस क्लिनिक में उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो लंबे वक्त से मां बनने का प्रयास कर रही हैं लेकिन किसी मेडिकल रीजन से नहीं बन पा रही। इन महिलाओं को मोटी रकम लेकर इंजेक्शन और दवाएं दी जाती हैं और इन दवाओं से महिलाओं के पेट में सूजन आ जाती है जिससे उनका पेट फूल जाता है। BBC के मुताबिक कुछ महिलाओं ने यह दावा भी किया कि उन्हें प्रेगनेंसी जैसा फील होता है। महिलाओं को साफ तौर पर कहा जाता है कि वो कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट न कराएं और न ही किसी दूसरे क्लिनिक यानी असली क्लिनिक में टेस्ट कराएं। उनसे कहा जाता है कि किसी भी तरह के टेस्ट या स्कैनिंग से प्रेगनेंसी का पता नहीं चलेगा। वे टेस्ट न कराएं, इसके लिए उन्हें यह कहकर कन्विंस कर लिया जाता है कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी मेडिकल में एक मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तब होती है जब प्रेग्नेंट महिला को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। इसे स्टील्थ प्रेगनेंसी या डिनाइड प्रेगनेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के बहुत बाद तक या कई बार लेबर पेन शुरू होने तक पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है, लेकिन क्रिप्टिक प्रेगनेंसी बहुत रेयर है।
आंकड़ों के मुताबिक 400 से 500 महिलाओं में से एक महिला को 5 महीनों के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डिलीवरी के टाइम पर भी इन नकली क्लिनिक में महिलाओं से दवा के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं और बेहोश करके डिलीवरी भी की जाती है। महिलाएं होश में आती हैं तो उनके पास बेबी होता है। बच्चे के लिए ये स्कैमर तस्करी करते हैं। ये बच्चे उन देशों से लाए जाते हैं जहां पर अबॉर्शन कराना इलीगल है। गरीब और मजबूर माओं से लिए ये नवजात बच्चे स्कैमिंग का शिकार की गई महिलाओं को डिलीवरी के बाद सौंप दिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं की बॉडी पर स्कार्स भी होते हैं, जिससे वे मान लेती हैं कि बच्चे को जन्म उन्हीं ने दिया है। इस पूरे स्कैम से एक बात साफ है कि जब तक इनफर्टिलिटी, अडॉप्शन, अबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर समाज का नजरिया नहीं बदलता और सरकारें कानून नहीं बनाती, ऐसे स्कैमर्स को उनके शिकार मिलते रहेंगे। 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे सामाजिक न्याय के बड़े हिमायती माने जाते हैं। देश उन्हें महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक और लेखक के तौर पर याद करता है। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहते हैं। ज्योतिराव फुले के सरनेम फुले की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके परिवार के लोग फूल वाले के तौर पर काम करते थे, इसलिए उन्हें फुले कहा जाने लगा। उनकी जीवनी लेखक धनंजय कीर के मुताबिक फुले को महात्मा की उपाधि उनके साथी सुधारक विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दी थी। ज्योतिबा थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना जरूरी है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। ज्यादातर लोग ज्योतिबा फुले को भारत में पहले बालिका स्कूल की स्थापना के लिए जानते हैं। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1863 में एक भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र भी तैयार किया था, जहां पर गर्भवती विधवा महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थीं। ये पहल सामाजिक कल्याण के प्रति फुले की गहरी प्रतिबद्धता और समाज में गर्भवती विधवाओं की कमजोर स्थिति को पहचानने को दिखाती है। एक ट्रू फेमिनिस्ट के रूप में उनकी खासियत भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में मील का पत्थर है। दक्षिण कोरिया में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर वार्ता चल रही है। इसे 5th इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी नाम दिया गया है। ये वार्ता यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा करवाई जा रही है। ये वार्ताएं 1 दिसंबर तक कंक्लूड होने की संभावना जताई जा रही है। इस वार्ता का मकसद दुनिया के लिए एक ऐसी संधि तैयार करना है जिससे प्लास्टिक कचरे का उन्मूलन किया जा सके। इस वार्ता के जरिए संधि के ऐसे नियम तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिस पर सभी देशों की सहमति भी बन सके। भारत ने भी इसमें एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के मुताबिक विकासशील देश प्लास्टिक को कंट्रोल करने वाले उपायों का तभी पालन करेंगे जब उन्हें लागत का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक के ट्रांसफर की मांग भी उठाई है। साथ ही भारत ने एक नए फंड के गठन की भी मांग की है जो पूरी तरह से प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए ही काम करे। भले ही भारत ने ये मांग जोर शोर से उठाई हो, लेकिन न तो अभी तक ये साफ है कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के उपायों के लिए बात की जा रही है और न ही ये साफ है कि लागत में क्या क्या शामिल किया जाएगा। ऐसे ही संधि की वार्ता प्लास्टिक को लेकर हो रही है, लेकिन अभी तक देशों के बीच प्लास्टिक की परिभाषा पर भी सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन 1972 में किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल है। वहीं उन्हें शपथ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा दिलवाई गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की। बता दें कि झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक राज्य है। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में ले आया गया था।
पहले ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका को इसकी उपराजधानी का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हेलुसिनेशन। इसके लिए हिंदी शब्द है मतिभ्रम। हेलुसिनेशन एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पांचों सेंसेस में से कोई भी कुछ ऐसी चीजें देखता, सुनता, महसूस करता, सूंघता या स्वाद लेता है जो वास्तव में वहां नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी को ऐसा लगे कि वो किसी को देख रहा है लेकिन दूसरा कोई नहीं देख रहा होता। ऐसे ही कोई ऐसी आवाज सुनाई देना जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही हो, इसे हेलुसिनेशन का उदाहरण मानते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए। हेलुसिनेशन की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे नींद की कमी, तनाव, कोई बीमारी या नशीले पदार्थों और दवाओं का असर। हमारे ब्रेन को एक प्रोजेक्टर की तरह अगर समझें तो जो हमें वास्तविक दुनिया दिखाता है वो है ब्रेन, लेकिन कभी कभी उसमें गड़बड़ी हो जाती है और वो हमें काल्पनिक चीजें दिखाने लगता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो व्यक्ति को डरा सकता है। इसलिए अगर किसी को ऐसा अनुभव हो तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर या मन में कोई समस्या है और उसे डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने की जरूरत है। पहला सवाल, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल की दुनिया में ये एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक रेयर घटना है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग, नेस्कॉम, इसरो या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? सही जवाब है नीति आयोग, विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश या क्षेत्र लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? इजराइल, सीरिया, भूमध्य सागर? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो या फिर सभी तीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी सभी तीन। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyIQ.com पर मुझे मेल कर दीजिए। रूस की सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर एक नए टैक्स को लागू करने की योजना बना रही है, जिसके लिए रूस की संसद के उच्च सदन या अपर हाउस में एक बिल लाया गया है और इस बिल पर अपर हाउस ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। रूस में उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। बिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की सेल से होने वाली पर्सनल इनकम पर 13 से 15% तक टैक्स आरोपित किया जाएगा। इसलिए बिल में डिजिटल करेंसी को एक संपत्ति का दर्जा दिया गया है। बिटकॉइन वर्तमान में रूस की आधिकारिक मुद्रा यानी रूबल के मुकाबले सबसे हाई रेट पर ट्रेड कर रही है। देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है, लेकिन ये इतनी प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है कि अक्सर लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही सेंस में करते हैं। बिटकॉइन दुनिया में साल 2009 में प्रचलन में आई थी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती हैं, जिनमें इंक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये करेंसीज किसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित तकनीक है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं।
इसके अलावा रूस ने क्रिप्टो माइनिंग को नियंत्रित करने वाले कुछ उपाय भी किए हैं, जिससे पावर ग्रिड पर बोझ न पड़े। क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत होती है, इसलिए कई देश इसका विरोध पर्यावरणीय लिहाज से भी करते हैं। दरअसल माइनिंग में लेन देन की पुष्टि करना और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने के लिए जटिल गणितीय पहेलियों को हल करना शामिल है। इसके लिए शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत होती है, जो बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। इससे पावर ग्रिड पर लोड बढ़ता है। इन पावरफुल कंप्यूटर्स को बड़े डेटा केंद्रों में रखा जाता है। ये लगातार चलते रहते हैं। वही हाई एनर्जी जब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त की जाती है तो इससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। इसके अलावा माइनिंग करने से कंप्यूटर हार्डवेयर भी जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, जिसका अगर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता तो यह पर्यावरण में जहरीले पदार्थों को छोड़ सकता है। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कोलंबिया के कैली में COP16 आयोजित की गई थी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन था। लेकिन यूएन के मुताबिक ये सम्मेलन बिना किसी फाइनल डील के खत्म हो गया है। अब इस पर वार्ता फरवरी 2025 में इटली के रोम में शुरू होगी। ये वार्ता 25 से 27 फरवरी के बीच यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में शुरू की जाएगी। इस वार्ता का मकसद प्रकृति में हो रही वनों की कटाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से प्रकृति की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देना है। लेकिन इस बैठक में भी मामला फाइनेंस पर आकर अटक गया है। लंबी चली वार्ताओं के बाद अमीर और विकसित देश $300 बिलियन सालाना देने पर राजी हुए थे, लेकिन गरीब और विकासशील देशों को ये रकम अपमानजनक लगी और फाइनेंशियल अकॉर्ड नहीं हो सका। इस दौरान यूएन की पर्यावरण को लेकर ज्यादातर वार्ताएं फाइनेंस के मुद्दे पर ही अटक जाती हैं। मामला वही है, गरीब और विकासशील देश वर्तमान जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के लिए अमीर और विकसित देशों को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें तर्क यह है कि इन देशों ने लापरवाही के साथ विकास को अंजाम दिया और प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है। अब जब नेचर को रिस्टोर करने का सवाल उठता है तो ये देश बराबरी की बातें करते हैं, जो कि गलत है। यानी एक तरफ विकसित देशों ने प्रकृति का दोहन करके अपने उद्योगों का विकास किया, वहीं अब बराबरी की बातें करके विकासशील देशों को फाइनेंस मुहैया कराने से इनकार करना गलत है। हालांकि यूएन का दावा है कि इटली में होने वाली ये वार्ता फाइनेंस के मुद्दे को निपटा सकेगी। कोलंबिया के कैली में हुए जैव विविधता सम्मेलन का मकसद 2022 में दुनिया के देशों द्वारा अपनाए गए बायोडायवर्सिटी प्लान की प्रोग्रेस को भी चेक करना था। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में दुनिया के देशों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया था। इस फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्य शामिल हैं, जिनका मकसद हैबिटेट और प्रजातियों के नुकसान को रोकना है। इनमें से लक्ष्य 3, जिसे आमतौर पर 30-30 के रूप में जाना जाता है, इसमें साल 2030 तक दुनिया के 30% स्थलीय और जलीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बोलीविया में गैस फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, जबकि ये देश एक वक्त पर प्राकृतिक गैस का दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ईंधन की कमी के चलते बोलीविया में खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। बोलीविया में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और जनता राष्ट्रपति लुइस आर्से में विश्वास खो चुकी है, क्योंकि वे देश के आर्थिक संकट को स्वीकार करने को ही राजी नहीं है। बोलीविया के आर्थिक संकट की जड़ में कई कारक हैं, जैसे एक तो बोलीविया प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं कर पा रहा, जो कि एक वक्त पर इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान थी। दूसरा, देश डॉलर पर निर्भर है। देश का इंटरनेशनल रिजर्व खत्म होता जा रहा है और देश कर्ज में डूबता जा रहा है। आपको बता दें कि बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश का पश्चिमी हिस्सा एंडीज पर्वत से घिरा है। एक बात ध्यान रखिए कि दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। बोलीविया अपनी सीमा अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिली और पेरू से साझा करता है। ला पाज बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2024 में ही यूपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। एक तरफ था देश और दूसरी तरफ खबरों में आने का कारण। एक तरफ लिखा था अर्जेंटीना, सबसे खराब आर्थिक संकट। सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध। तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता रद्द कर दी। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों जोड़े या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी। चाड की सरकार ने फ्रांस के साथ अपने रक्षा समझौते को खत्म कर दिया है। चाड के इस फैसले के बाद फ्रांस के सैनिकों को चाड से जाना होगा। फ्रांस के तकरीबन 1000 सैनिक और वॉर प्लेन्स चाड में मौजूद हैं।
चाड सरकार ने स्टेटमेंट में कहा है कि आजादी के 66 सालों के बाद चाड अपनी संप्रभुता को पूरी तरह से स्थापित करना चाहता है। औपनिवेशिक शासन में चाड फ्रांस के शासन के अधीन रहा है। चाड लंबे वक्त तक पश्चिमी देशों का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। साहेल क्षेत्र में पश्चिमी देशों के इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में चाड एक प्रमुख सहयोगी है। साहेल एक ट्रांजिशन जोन है। यह उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के सवाना घास के मैदान से अलग करता है। आपको बता दें कि चाड उत्तरी मध्य अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। चाड अपनी सीमा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान, नाइजीरिया, कैमरून, लीबिया और नाइजर से साझा करता है। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक फ्राइडे। अभी हाल ही में आपने एक टर्म खूब सुना होगा, ब्लैक फ्राइडे सेल। कई ऑनलाइन वेबसाइट्स और कई ब्रांडेड स्टोर इस दिन बड़े डिस्काउंट्स देते हैं। ब्लैक फ्राइडे यूएसए में थैंक्स गिविंग के अगले दिन मनाया जाता है और यह साल का सबसे बड़ा शॉपिंग दिन होता है। यह नवंबर के चौथे शुक्रवार को पड़ता है। इस दिन दुकानदार अपनी चीजों पर भारी छूट देते हैं जिससे लोग कम कीमत पर गिफ्ट, गैजेट्स, कपड़े और अन्य सामान खरीद सके। अब आप सोच सकते हैं कि जब शॉपिंग से दुकानदारों को भारी मुनाफा होता है तो इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों कहते हैं। 1950 के आसपास थैंक्स गिविंग के अगले दिन दुकानों पर शॉपिंग के लिए बहुत भीड़ हो जाती थी और पुलिस के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाने लगा। हाल के सालों में यह दिन सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर दिन और हर त्योहार दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। अब ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब लोग बहुत सस्ते में सामान खरीदने का मौका पाते हैं और यह छुट्टियों की खरीदारी की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। दुनिया भर में लोग सस्ते में सामान खरीदने के लिए इस दिन का वेट करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? अजय बांगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, डिल्मा रोसेफ या फिर मासातो कांडा? अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, भारत और इंडोनेशिया या फिर भारत और थाईलैंड? आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन? सही जवाब है विकल्प सी, यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल की दुनिया में ये एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक रेयर घटना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं दो, एक और दो दोनों। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन सही है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। नमस्कार।